नमस्कार साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 लगातार जारी है हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, आज के वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पर आधारित मिल जाएंगे, उसके अलावा करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और प्रयास ये करिएगा कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने किस नदी के किनारे बने हुए अपने आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी के आंदोलन हो, किताबें हो, ठीक है, तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से बनता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, पूरा कंप्लीट ध्यान रखना है। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, साबरमती नदी। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती नदी के किनारे बने हुए अपने आश्रम से जो है क्या दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जिसको कि नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम साबरमती नदी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, साबरमती नदी का जो उद्गम है ये अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के उदयपुर जिले में तेमूर गांव के पास से होता है। ठीक है, मतलब राजस्थान से साबरमती का उद्गम होता है और जाके ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को किया। इसमें साबरमती से अरब सागर मतलब दांडी के तटीय शहर है जो है, ठीक है, तक जो है 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बना करके ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। ठीक है, दांडी तक की जो यात्रा थी 241 मील की, ये दूरी उन्होंने टोटल 24 दिन में पूरी की थी। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है? मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बनते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उस स्थिति में हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या कहता है अनुच्छेद, क्या है इसमें, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और यह भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। अनुच्छेद 32 से सर्वोच्च न्यायालय को अपने मूल क्षेत्राधिकार के तहत रिट जारी करने का अधिकार देता है। क्योंकि पूछा जाता है कि रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिट प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार इच्छा। ठीक है, अनुच्छेद 32 से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है पीआईएल के बारे में कि पीआईएल क्या होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित से संबंधित मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ भी अदालत जा सकता है, जिसे जनहित याचिका मतलब पीआईएल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, सूचकांकों के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 130। जी हाँ, 193 देशों में भारत का जो स्थान है 130 है। ठीक है, ह्यूमन विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, कौन जारी करता है ये? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका शीर्षक क्या था इस बार का? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, आइए कुछ और सूचकांकों के बारे में आपको बता देते हैं। भारत की स्थिति क्या है इस समय, इसको जान लीजिए। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के बारे में आपको बताई दी, 130वां नंबर है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो 126वां नंबर है। वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां नंबर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 84वां नंबर है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक
36वां नंबर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI इसको कहा जाता है, 105वां नंबर है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 66वां नंबर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 42वां नंबर इसमें है। ठीक है भाई, तो ये कुछ सूचकांक हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, दिवस से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 26 नवंबर, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, 26 नवंबर को ही श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर कुरियन ने भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2025 के अगर विश्व दुग्ध दिवस थीम की अगर बात करें, तो इसका जो थीम था इस बार का, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं, जो पोषण, ग्रामीण आजीविका, आर्थिक विकास और उत्साह में डेयरी की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है मेरे भाई, तो नवंबर अभी सामने है, अभी मनाया जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कहाँ के मंदिरों में गोपुरम पाया जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारतीय मंदिरों में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारतीय मंदिर। ठीक है, जिसको द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। गोपुरम क्या है, गोपुरम एक विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होता है, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार पर पाया जाता है। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है, जो द्रविड़ शैली के रूप में जानी जाती है। गोपुरम भारत के दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है और तेलंगाना है, और विदेश की अगर बात करें श्रीलंका में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया है। संयोजन है, अपघटन है, उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उष्माशोषी अपक्रिया है। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करके, एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की अपक्रिया होती है। ठीक है भाई, आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक उष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे ग्लूकोज नामक एक शर्करा बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं, जिसे वे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में एक अनुत्पाद ऑक्सीजन है, जिसे पौधे वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उष्माशोषी अपक्रिया है, जिसका अर्थ है इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो चलिए इतनी सारी बातें आपको बता दी, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। ठीक है, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा, ठीक है, दहेज, ठीक है, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जानते हैं या जानना चाहिए। देखिए, आत्मीय सभा भारत में दार्शनिक मंडली थी, दार्शनिक चर्चा मंडली थी ये। इस संघ की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें, मतलब उनका जो सामाजिक योगदान है वो तो हम जानते हैं। इसके अलावा राजा राम मोहन राय का कुछ साहित्यिक योगदान भी है, उसे भी जरूर हमें जानना चाहिए। जैसे कि तुल्फत अल मुहाउद्दीन 1804 में आया, वेदांत गाथा 1815 में आया, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816 में आया, केनोपनिषद 1816 में आया, ईशोपनिषद 1816 में आया, कठोपनिषद 1817 में आया, मुंडक उपनिषद 1819 में आया, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में आया। ठीक है, तो पुस्तकों से भी क्वेश्चन निश्चित और पूछे जाते हैं। अब चूंकि राजा राम मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उनकी पुस्तकें जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं मेरे भाई, इसलिए इसको हमने शामिल किया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो सहकारी समितियों का जो संबंध है, अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ जो ऑप्शन लगा हुआ है उसके अनुसार जो 43 बी है ना, इसका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। लेकिन अब बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। देखिए, सहकारी समितियों का संबंध जो है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) और अनुच्छेद 43(b) दोनों से है। कैसे? अनुच्छेद 19(1)(ग) सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बताता है।
अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 ग इसको जोड़ा गया था। क्या है इसके द्वारा? भारत के सभी नागरिक को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंतः स्थापित किया गया भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में स्थित है? तटरेखा समझते हैं ना, समुद्र के किनारे की जमीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जी हाँ, गुजरात में भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। जी हाँ, ये सबसे लंबी तटरेखा है और ये भारत की कुल तटरेखा का लगभग 24% है। भारत के पास कुल 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें से 5422 किलोमीटर मुख्य भूमि और 2094 किलोमीटर द्वीप शामिल हैं। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई है 974 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, कभी कभी इसके पार्ट भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीपीयू क्या है? सीपीयू जो है कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर घटक है जो सभी गणना और निर्देशों को निष्पादित करता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू, कंट्रोल यूनिट मतलब एयू और मेमोरी यूनिट मतलब एमयू। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी से है? कैग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 148। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, मात्र एक ही अनुच्छेद इनसे संबंधित नहीं है, कई सारे अनुच्छेद हैं। आइए आपको बता देते हैं आपको। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी से संबंधित है। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति और पद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। 150 में लेखा परीक्षा और लेखा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और 151 में सीएजी की रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि पटौदी ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच में खेला जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाला एक टेस्ट सीरीज है। पटौदी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये 2007 में हुई थी, तब यह इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज की पहचान रही है। अब पटौदी ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है इस बार से 2025 से। इस बार होने वाली भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज है अब पटौदी ट्रॉफी नहीं कहलाएगी, बल्कि इसको आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ट्रॉफी के नाम से खेली जाएगी। ये 20 जून से जो है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 जून से प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि G7 समिट 2025 कहां पर आयोजित होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अभी पिछले दिनों कनाडा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आमंत्रित किया है, ठीक है, गेस्ट के तौर पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ठीक है, 2025 में ग्रुप ऑफ 7 मतलब जिसको बोलते हैं G7 की अध्यक्षता के रूप में कनाडा जून में अल्बर्टा के कनेक्टिकट में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा जो कि 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनेक्टिकट में आयोजित किया जाएगा। इस समिट में 7 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की भागीदारी है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 किसने जीता? आईपीएल 2025 रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आईपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले में मंगलवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके अपना पहला खिताब जीता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेला गया। ठीक है, 2025 इंडियन प्रीमियर लीग जिसको कि आईपीएल 18 के नाम से भी जाना जाता है या टाटा आईपीएल 2025 के नाम से भी जाना जाता है, ब्रांडेड किया जाता है इसको जो है, ये इंडियन प्रीमियर लीग का क्या था? 18वां संस्करण था। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूपीएल, आईपीएल की बात हो, डब्ल्यूपीएल की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा ना। डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल कहाँ खेला गया? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, आइए इसका थोड़ा बता देते हैं। देखिए, वोमेन प्रीमियर लीग 2025 मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला
गया फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस महिला टीम ने दिल्ली कैपिटल महिला टीम को 8 रनों से हरा करके खिताब अपने नाम किया। ठीक है, अमेलिया केर ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 5.97 गुणे 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ा और बता देते हैं आपको। पृथ्वी की बात तो हो ही गई। ठीक है, अब बुध का जान लीजिए 0.330 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। शुक्र का 4.87 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। मंगल ग्रह का 0.642 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। बृहस्पति का द्रव्यमान 1898 गुणे 10⁻24 से किलोग्राम। सबके आगे आपको 10⁻24 लगाते जाना है। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, हेमंत सोरेन का संबंध किस पार्टी से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन। वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, झारखंड क्या है, झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। और प्रथम राज्यपाल कौन थे यहाँ के, प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। ठीक है, वहीं अगर विश्व तीरंदाजी संघ की अगर बात करें, वर्ल्ड आर्चरी संघ की अगर बात की जाए, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लाजेन शहर में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य के कितने प्रकार है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के छऊ होते हैं। कौन कौन से, पुरुलिया छऊ, राउरकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लोकप्रिय है। इसमें मुखौटे और मार्शल आर्ट के तत्वों का उपयोग किया जाता है। कभी पूछा जाता है कि किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है या मार्शल आर्ट से संबंधित कौन सा छऊ है। ठीक है, सरायकेला छऊ की अगर बात करें तो ये झारखंड के सरायकेला जिले में लोकप्रिय है। इसमें भी मुखौटे और मार्शल आर्ट के तत्वों का उपयोग किया जाता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लोकप्रिय है। इसमें मुखौटे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1H1 मतलब कितने हो गए, 0 हो गए ना। प्रोटियम में एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको हमने बता ही दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम की अगर बात करें, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 4 अतिरिक्त समस्थानिक 4H और 7H बनाया है, लेकिन ये अत्यधिक अस्थिर हैं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ठीक है भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को अगर ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।